ये कहानी है मदर वर्ल्ड नाम के एक ऐसे ग्रह की जहाँ के राजा और रानी सहित उनके पूरे परिवार को मार दिया जाता है। उनके मरने के बाद बेली साइरस नाम का एक मंत्री उनकी सल्तनत को हथिया लेता है। वो दूसरे ग्रहों पर कब्जा करने के लिए अपने सबसे खूंखार कमांडर एडमिरल एटिकस नोबल को भेजता है। उसके ये कमांडर जहाँ भी जाते हैं सिर्फ तबाही मचाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है और बेल्ट नाम के एक ग्रह पर हम कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फसल उगाने के लिए खेत को जोत रही थी। दरअसल वो जिस छोटे गाँव में रहती थी वहाँ पर सभी लोग किसान हैं। इनके मुखिया का नाम सिंड्रे है जो कि काफी खुशहाल जिंदगी इस गांव में बिता रहे थे। अब अगले दिन जब ये लोग अपने खेतों में बीज डाल रहे थे तभी इन्हें मदर वर्ल्ड का वॉरशिप नजर आता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर कोरा सभी लोगों को अलर्ट कर देती है और सिंड्रे को भी ये देखकर समझ आ जाता है कि वो इनसे अनाज लेने के लिए आए हैं। तभी इनमें से गनर नाम का एक किसान कहता है कि हमें मदर वर्ल्ड के साथ सौदा कर लेना चाहिए, ये हमें हमारी फसल की 3 गुना कीमत दे सकते हैं। लेकिन गांव का मुखिया इस बात के लिए नहीं मानता क्योंकि आज तक मदर वर्ल्ड के लोग जहाँ भी गए हैं उन्होंने सिर्फ तबाही मचाई है। तभी उनके शिप इस गांव में लैंड होते हैं और उनका एडमिरल एटिकस नोबल उनसे बाहर आता है। एटिकस सिंड्रे से कहता है कि हम राजा को मारने वाले बाकी लोगों की तलाश में हैं जो हमारे अनाज भंडारों पर छिपकर हमला करते हैं, इसलिए हमें तुम्हारे अनाज की जरूरत है, हम तुम्हें इसकी 3 गुना कीमत देंगे। लेकिन सिंड्रे उससे कहता है कि हम सिर्फ इतना ही अनाज उगा रहे हैं जिससे हम अपना गुजारा चला सकें, इसलिए हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। फिर एडमिरल गनर से बात करता है जो कि फसल की देखभाल करता है। गनर को लगता है कि शायद मदर वर्ल्ड के लोग उनकी मदद करेंगे, इसलिए वो एडमिरल को बता देता है कि हम लोग जरूरत से ज्यादा अनाज उगा रहे हैं। इस बात से एडमिरल एटिकस नाराज हो जाता है। वो अपना हथियार निकालता है और सिंड्रे और उसकी वाइफ को मार देता है क्योंकि सिंड्रे ने उससे कहा था कि हमारे पास ज्यादा अनाज नहीं है। अब एटिकस गनर से कहता है कि अब यहाँ की सारी जमीन हमारी है, आज से 10 महीने के बाद हमारी शिप यहाँ पर अनाज लेने के लिए आएगी, तो या तो अनाज तैयार रहे या सभी लोग मरने के लिए तैयार रहे। एडमिरल जाते हुए यहाँ पर अपने कुछ गार्ड छोड़ जाता है ताकि वो लोग किसानों पर नजर रखें। इनके पास एक पुराना रोबोट भी होता है जो कि पहले वॉर रोबोट हुआ करते थे, लेकिन राजा की मौत के बाद इन रोबोट्स ने लड़ना छोड़ दिया था। तभी इन्हीं में से एक गार्ड बेवजह उस रोबोट पर गोलियां चलाने लगता है। एरिस नाम का एक सिपाही उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद इनका बॉस आकर इन दोनों का झगड़ा खत्म करता है। जब वो रोबोट नदी पर अपना मुंह धोने के लिए जाता है तो गांव की एक लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उस रोबोट को एक फूलों की माला देती है जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ गांव के सभी लोग गनर को भला बुरा कह रहे थे क्योंकि उसकी वजह से गांव के मुखिया की जान चली गई। ये लोग फैसला करते हैं कि अब हमारे पास खेती करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोरा को गुलामी की जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपना सामान पैक करके इस गांव से जाने लगती है क्योंकि कोरा जानती थी कि जब तक मदर वर्ल्ड के लोग इनका सब कुछ नहीं ले लेंगे वो नहीं रुकेंगे। अब रात में जब वो गांव की लड़की पानी लेने के लिए जाती है तब वो गार्ड उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। वो उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं, हालांकि एरिस उन्हें ऐसा करने से फिर से रोकता है, लेकिन ये लोग उसे बहुत मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरा जो कि इस गांव से जाने की तैयारी कर रही थी, उसे उस लड़की के चीखने की आवाजें आती हैं। फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर अंदर जाती है और देखती है कि कुछ सिपाही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरा कहती है कि इस लड़की को जाने दो वरना तुम्हारा हश्र बहुत बुरा होगा। लेकिन इन सोल्जर को कोरा की बात समझ नहीं आती, बल्कि वो और खुश होते हैं कि चलो अच्छा है हमें एक और लड़की मिल गई। और अब इसलिए कोरा बड़ी बहादुरी के साथ अकेली ही इन सोल्जर से भिड़ जाती है और इन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। वो अकेले ही उन सभी सिपाहियों को मार देती है, लेकिन उनका बॉस उस लड़की के सर पर गन रख देता है। तभी यहाँ पर वो मदर वर्ल्ड का रोबोट आ जाता है जिससे वो सोल्जर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो रोबोट गन उठाकर अपने ही बॉस को शूट कर देता है और उस लड़की को उससे बचा लेता है। अब इतने में ही यहाँ पर सभी गाँव वाले भी आ जाते हैं और ये देखकर समझ जाते हैं कि कोरा कोई मामूली लड़की नहीं है। अब वो उन सभी गाँव वालों से हथियार उठाने के लिए कहती है, लेकिन ये लोग जानते थे कि ये मदर वर्ल्ड का सामना नहीं कर सकते, इसलिए कोरा प्लान बनाती है कि हमें बागियों को इकट्ठा करना होगा जो कि मदर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। गनर कहता है कि पिछले साल हमने जिन बागियों को फसल बेची थी मैं उन्हें जानता हूँ, इसलिए कोरा गनर को अपने साथ चलने के लिए कहती है। तभी कोरा के फादर जिन्होंने की गाँव में आने के बाद कोरा की देखभाल की थी वो उसे एक गन देते हैं जो कि उन्होंने छिपा कर रखी थी। और अब कोरा और गनर बागियों को ढूंढने के अपने सफर पर निकल जाते हैं। जब इन्हें चलते चलते रात हो जाती है तो ये लोग आराम करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर गनर कोरा से कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ। कोरा कहती है कि जब मैं 9 साल की थी तब मदर वर्ल्ड के लोगों ने हमारे शहर पर हमला किया था, वहाँ उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरे पूरे परिवार को भी मार दिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जिंदा छोड़ दिया और उनका कमांडर बेली साइरस मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया और मेरा नाम आर्थीलियस रख दिया। फिर मदर वर्ल्ड की जमीन पर मेरी पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू की गई, मुझे फौज में भर्ती कर लिया गया। अब मैं उनमें से एक थी। मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ मदर वर्ल्ड के लिए लड़ी, उस झंडे को मैंने हर जगह फहराया जो कि मेरे परिवार की मौत बना था। मेरी बहादुरी देखकर मुझे शाही परिवार में शामिल कर लिया गया और शहजादी का अंगरक्षक बना दिया जिसके पास किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करने की काबिलियत थी। लेकिन बगावत हुई और उनके अपने लोगों ने ही उन्हें मार दिया। अब सुबह होते ही लोग शहर में पहुंच जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ आने से पहले ही बेली साइरस के लोगों ने उस बागी को पकड़ लिया था जो कि बाकी बागियों का पता जानता था।
इसके बाद ये लोग एक बार में जाते हैं जहाँ पर एक दूसरे प्लेनेट का बासी गनर पर फिदा हो जाता है और उसे अपने बेडरूम में चलने के लिए कहता है। ओरा उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कोरा को मारने की धमकी देता है, जिस पर कोरा उसे उठाकर पटक देती है। जिसके बाद वो यहाँ से बाहर भाग जाता है और अपने कुछ गुंडों को लेकर वापस अंदर आता है। कोरा समझ जाती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसीलिए वो अपनी गन निकालकर एक एक करके इन सभी को मार देती है। वो बार में मौजूद लोगों से कहती है कि मैं यहाँ पर जनरल टाइटस की तलाश में आई हूँ, हमें मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए बागी चाहिए। तभी एक अजीब सा कीड़े से जुड़ा हुआ आदमी उसे जनरल का पता बताता है, लेकिन इन्हें वहाँ तक जाने के लिए एक शिप की जरूरत थी। यहाँ पर काई नाम का बंदा इनकी बातें सुन रहा था। वो इनसे कहता है कि मेरे पास शिप है और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद ये सभी लोग शिप में बैठकर जनरल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। काई कहता है कि मैं कुछ ऐसे बागियों को जानता हूँ जो कि मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने में तुम्हारा साथ दे सकते हैं। इसके बाद वो उन्हें एक योद्धा के पास लेकर जाता है जो कि मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए तो तैयार था, लेकिन उसके सर पर काफी कर्जा था जिसे चुकाने के लिए इनमें से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं है। तभी उसका मालिक उससे एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा अगर मेरे पास ये जो पक्षी है तुम इसे कंट्रोल कर दोगे तो। टैरेक के लिए ये काफी आसान था, वो कुछ ही देर में उस पक्षी को कंट्रोल कर लेता है। अब इसीलिए उसका मालिक उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद ये तारक को लेकर दूसरे ग्रह की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ जाकर ये नेमेसिस नाम की एक और योद्धा से मिलते हैं जो कि एक महान तलवारबाज थी और वो भी मदरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ने के लिए मान जाती है। वो यहाँ पर अपने गांव की एक बच्ची को एक बहुत ही खौफनाक मकड़ी से बचाती है। अब ये लोग जनरल टाइटस की तलाश में दूसरे ग्रह पर जाते हैं जो कि नशे की हालत में पड़ा था क्योंकि उसने अपना काम छोड़ दिया था। अब कोरा उसे नहला धुलाकर होश में लाती है और उसे कहती है कि हम मदरवर्ल्ड से लड़ने के लिए उसके खिलाफ टीम इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल टाइटस ने मदरवर्ल्ड के खिलाफ एक जंग लड़ी थी जिसमें उसके सभी साथी मारे गए थे और वो उनसे बदला लेना चाहता था, जिस वजह से वो इनके साथ हो जाता है। दूसरी तरफ एडमिरल एटिकस को दिखाया जाता है जिसके सामने उस बागी को पेश किया जाता है। एटिकस उससे बाकी बागियों के बारे में पता करता है और जब वो उसे बता देता है तो वो उसकी जान ले लेता है। दूसरी तरफ कोरा और उसकी बाकी की टीम उन बागियों से मिलती है जिन्हें गनर ने अपनी फसल बेची थी। गनर उनसे कहता है कि देखो मुसीबत के वक्त हमने तुम्हारी मदद की थी और अब तुम मदरवर्ल्ड से हमारी लड़ने में मदद करो, लेकिन बदले में हमारे पास तुम्हें देने के लिए अनाज के अलावा और कुछ नहीं है। और डेरियन उनका साथ देने के लिए मान जाता है। अब इनके पास शिप्स और सिपाही दोनों थे। जिसके बाद ये लोग वहाँ से उड़ान भरते हैं। अब काय कोरा से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पहले मेरे शिप में जो सामान पड़ा है मुझे उसकी डिलीवरी करनी होगी। दूसरी तरफ एडमिरल एटिकस को बागियों के ठिकाने का पता चल जाता है, इसलिए वो जगह जाकर उनके पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर देता है और उनके राजा को भी मार देता है। दूसरी तरफ काय अपने सामान की डिलीवरी करने के लिए शिप लैंड करता है। फिर सभी लोग उन बॉक्सेस को बाहर लाकर रख देते हैं, लेकिन कोरा को यहाँ पर काय पर शक होता है क्योंकि वो एक आदमी के साथ सौदेबाजी कर रहा था और ये वही आदमी था जो काय से बार में मिला था। कोरा समझ जाती है कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब इससे पहले वो कुछ कर पाती इन सभी को बंदी बना लिया जाता है और साथ ही यहाँ पर एडमिरल एटिकस का शिप आकर इनके सभी जहाज को तबाह कर देता है। यानी कि काय मदरवर्ल्ड के लिए काम करता था। फिर काय कोरा को आर्थेरियस कहकर बुलाता है जो उसका असली नाम था। कोरा काय से पूछती है कि गद्दार तुमने आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया, जिस पर काय कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मदरवर्ल्ड ने तुम्हारे सर पर कितना बड़ा इनाम रखा है। मदरवर्ल्ड ने मेरे साथ भी वही किया जो तुम्हारे साथ किया था, उसने मेरा भी सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते, इसलिए मैंने सौदा करना ठीक समझा। अब एडमिरल एटिकस भी अपनी फौज के साथ यहाँ आ चुका था। वो इन बागियों को लंबे समय से ढूंढ रहा था। वो सभी बागियों को एक साथ देखकर काफी खुश होता है। वो कोरा से कहता है कि तुमने सभी बागियों को एक साथ यहाँ लाकर मेरा काम काफी आसान कर दिया। गार्डियन मुझे तुम्हारी लाशों का बहुत बड़ा इनाम देंगे। फिर काय गनर को एक गन देकर कोरा को मारने के लिए कहता है, लेकिन वो उस गन से कोरा को आजाद करके काय को ही मार देता है। अब कोरा उन सबसे लड़ते हुए अपने सभी साथियों को आजाद कर लेती है। अब सभी लोग अपने अपने हथियार उठाकर इनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। इस लड़ाई में एडमिरल के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोरा के लोग यहाँ से भाग पाते, एडमिरल के लोग इनके शिप्स को उड़ा देते हैं, जिसमें डेरियन के सभी लोग मारे जाते हैं। अब डेरियन एक भाला लेकर शिप की तरफ दौड़ता है और वो उस भाले को सीधा पायलट के सीने में घुसा देता है। हालांकि इसमें उसकी भी जान चली जाती है। अब इसके बाद कोरा और एटिकस के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। फिर कोरा उसके दोनों हाथ तोड़ देती है और साथ ही उसके दांत भी, और उसे बुरी तरह से मारने के बाद वहाँ से नीचे फेंक देती है। जिसके बाद ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी जीत से खुश होते हैं। जनरल टाइटस कहता है कि आज हमने जो भी किया है वो मदरवर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा घाव है। इसके बाद ये सभी लोग गनर की तारीफ करते हैं क्योंकि उसी की वजह से आज ये जिंदा थे। इसके बाद ये सभी लोग वापस अपने गृह बेल्ट पर लौटते हैं, जहाँ पर इनकी गेहूं की फसल तैयार हो चुकी थी और अब मदरवर्ल्ड का वो रोबोट इनकी फसल की देखभाल करता है। दूसरी तरफ हम एटिकस को देखते हैं जो कि अभी मरा नहीं था और उसे मदरवर्ल्ड के लोग अपने साथ ले जाते हैं। ये लोग उसका इलाज करते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। अब उसे मदरवर्ल्ड के गार्डियन बेलिसाइरस के सामने पेश किया जाता है। एटिकस उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी कोरा अभी भी जिंदा है और वो बागियों के साथ मिल गई है। बेलिसाइरस कहता है तो जाओ बाकी सभी बागियों को मारकर कोरा को मेरे सामने जिंदा पेश करो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम मरने के लिए तैयार रहना। और इसी के साथ इस मूवी का पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी रेबल मून पार्ट 1 की पूरी कहानी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानेंगे हम इस फिल्म के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।